नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस 14वें वीडियो में जो कि डेडिकेटेड है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। और ये साथ ही साथ सभी तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम के लिए उतना ही उपयोगी है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डेटा कम्युनिकेशन की, और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट है। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज हम उसको एक नए टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ जाएं तो उन्हें नेटवर्क कहते हैं। जैसे रेल नेटवर्क, बहुत सारे रेल्स आपस में जुड़े रहते हैं। रेल्स में जो पटरी रहती है उसको रेल्स कहते हैं। तो आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं? नेटवर्क। उसी तरह जब बहुत सारे कंप्यूटर्स, अभी तक जितने भी चीज़ें हमने की उसमें हमने पढ़ी, उसमें सब क्या थे? अलग अलग एक एक कंप्यूटर, मतलब डिफरेंट कंप्यूटर की बात की हमने, एक इंडिविजुअल कंप्यूटर की। बट अब कंप्यूटर्स जब आपस में जुड़ जाएं तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्क बन गया, कंप्यूटर का नेटवर्क। तो कोई भी कंप्यूटर, देखिए यहाँ पर बात केवल कंप्यूटर नेटवर्क की जब बात आएगी तो केवल कंप्यूटर कहना उचित नहीं होता है, हम उसको कहेंगे कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस को समझिए। जब याद करिए, जब हमने अपना लेसन पढ़ा था उस समय मैंने बात की थी कि कंप्यूटर किसे कहेंगे? जो कंप्यूट करे, है ना। तो इस तरह के आजकल जो कंप्यूटर है वो बहुत छोटा हो गया, यानी कि आपका एक जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस ही है ना। तो इस तरह के जितने भी आप आजकल स्मार्ट वॉच आए हैं, स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं आजकल। रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, इन सब में कंप्यूटिंग चिप्स लगे हुए हैं जो कि स्मार्ट हैं, बहुत अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप से इन्फॉर्म करते हैं दूर किसी पर्सन को। तो कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, केवल कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो कि कंप्यूटिंग करता है वो जब आपस में जुड़ जाए, है ना, तो वो क्या बन जाता है? एक नेटवर्क। तो आपस में एक नेटवर्क बना। अब बात आती है कि ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हमने बनाया, लेकिन हम बनाए क्यों? कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या है? तो उससे देखिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे पहली बात, रिसोर्स शेयर हम कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? आप को याद होगा जब हम पढ़ रहे थे बेसिक कंप्यूटर्स, तो हमें पता है, तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में एवरीथिंग है रिसोर्स। सीपीयू का टाइम, प्रिंटर, है ना, मेमोरी, स्टोरेज, ये सब के सब रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में। तो अगर हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे तो एक कंप्यूटर जिसके पास किसी किसी रिसोर्स की कमी है वो दूसरे किसी कंप्यूटर का जिसके पास वो रिसोर्स ज़्यादा है या पर्याप्त मात्रा में, वहाँ से रिसोर्स शेयर कर सकता है। ठीक है, पहला फ़ायदा है ये। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप मैसेजिंग कर सकते हैं बेटर वे में, है ना। मैसेजिंग तो इसके पहले भी कर सकते थे, बट बेटर वे में मैसेजिंग कर सकते हैं। तीसरा, कॉस्ट रिडक्शन होगा। कॉस्ट रिडक्शन होगा कैसे? कॉस्ट रिडक्शन होगा, देखिए, जब आप रिसोर्स शेयर करेंगे तो एक कंप्यूटर को, मतलब एक जगह पे रिसोर्स कम खरीदने की जरूरत पड़ रही है ना, रिसोर्स क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन होगा। इस तरीके के बहुत सारे फायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है और उसमें सर्वर फेल हो गया तो पूरा पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा, पूरे काम ही रुक जाएगा, है ना। अगर डेटा सेंट्रल किसी एक कंप्यूटर पे, सर्वर पे रखा हुआ है और वो सर्वर फेल हो गया, किसी तरह ब्रेक, मतलब सर्वर काम करना बंद कर दिया, तो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसके अलावा एक एक नॉर्मल कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर को मैनेज करने में और एक कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है ना। कि कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, जबकि एक कंप्यूटर को मैनेज करना आसान टास्क है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। उसके अलावा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कंप्यूटर नेटवर्क में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू रहता है ना, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क पे जुड़ने के कारण फिर कोई हैकिंग या वायरसेस के प्रयोग प्रयोग ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब हैकिंग हो सकती है, वायरस फैल सकते हैं हर कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी कंप्यूटर नेटवर्क के जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज हमें मालूम है कंप्यूटर नेटवर्क के कारण ही, इस नेटवर्किंग के कारण ही हम आज इतने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से पूरे विश्व में, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंपोनेंट्स की। हमने डेटा कम्युनिकेशन में भी बात की थी, याद है, जब भी डेटा कम्युनिकेट होगा तो पांच चीजें होंगी। उसी तरह जब एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें से पहला है होस्ट या नोड। ठीक है, नोड ये क्या होता है? ये डेटा कम्युनिकेशन में भी हमने चर्चा की थी कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क में जितने डिवाइसेस जुड़े रहेंगे ना, जितने भी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में कंप्यूट कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह का कोई रोल निभा रहे हैं, तो वो होस्ट या नोड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पांच कंप्यूटर और एक प्रिंटर का बना हुआ एक कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उसमें पांच कंप्यूटर प्लस एक प्रिंटर यानी कि छह नोड्स हो गए। समझ में आया? दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है सर्वर्स। देखिए, क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो एक सर्वर रहता है। सर्वर क्या करता है? डेटा को देखिए, सर्वर को समझने के लिए हमें एक चीज समझना होगा। आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाला या कुछ कोई रिजल्ट आता है किसी चीज का, तो कई बार क्या होता है, सर्वर जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो काम नहीं करता, तो हम सभी यही कहते हैं कि सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है ना? सर्वर डाउन है का मतलब कुछ तो है जो डाउन है। तो सर्वर क्या है ये समझते हैं। देखिए, क्या किया जाता है कि एक कंप्यूटर जो है, जो ज़्यादा पावरफुल है, इस पर बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती है, सारे फाइल्स, जो सारे जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, रख दी जाती है, और इसको बना दिया जाता है सर्वर। सर्वर क्यों? इसके नाम में ही इसका राज है, सर्वर। ये सर्व करता है, जैसे हमें कोई खाना सर्व करता है ना, वैसे ये डेटा सर्व करता है। सर्व, जो सर्व करे वो सर्वर। और बाकी के सारे क्लाइंट, हम और आप जो हैं, वो सब क्या है? क्लाइंट्स होते हैं। ये हम इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये हमें डेटा सर्व करता है। हम इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिस टाइप का हम डेटा चाहते हैं उस टाइप का ये रिप्लाई हमें देता है। रिक्वेस्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि हर क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट करता है और सर्वर हर क्लाइंट के रिक्वेस्ट का को फुलफिल करता है। जब जब ये सर्वर पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगते हैं, तब इसकी भी कुछ लिमिट है, तो ये सबके रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाता, सबके रिक्वेस्ट को रिप्लाई नहीं कर पाता। उस समय कुछ कंप्यूटर्स, कुछ क्लाइंट्स को ये बिजी दिखता है या डेटा नहीं आता है, तो उस समय इन क्लाइंट, जो क्लाइंट्स को डेटा नहीं पहुंच पा रहा है रिप्लाई में, वो कहते हैं कि सर्वर बिजी है, सर्वर डाउन है। ठीक है, जिनको डेटा पहुंच रहा है वो, उनके लिए कोई सर्वर डाउन नहीं है। समझ में आया? तो कंप्यूटर नेटवर्क में होस्ट तो हो ही गए, एक सर्वर भी होता है और फिर क्लाइंट्स भी होता है। समझ में आया? तो सर्वर और क्लाइंट ये दो कंपोनेंट हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जो सर्वर और क्लाइंट है वो कोई नया चीज नहीं है, ये होस्ट या नोड ही सर्वर या क्लाइंट बनते हैं। ठीक है, कुछ होस्ट उसमें से सर्वर हो सकते हैं, कुछ क्लाइंट हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है नेटवर्क हार्डवेयर। देखिए, नेटवर्क हार्डवेयर क्या होता है? हमने कंप्यूटर में को पढ़ा है, जब तो कंप्यूटर में हमने पढ़ा, हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, अब ये एक नया हार्डवेयर क्या है? नेटवर्क हार्डवेयर।
जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं या जब कंप्यूटर का नेटवर्क बनता है तो कुछ स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होते हैं जो इस नेटवर्किंग को हैंडल कर पाए। समझ रहे हैं बात? क्योंकि अब केवल कंप्यूटेशन नहीं रह गया, अब नेटवर्किंग भी साथ में आ गई है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर हमें बनाने होते हैं जो नेटवर्किंग का काम करे। ऐसे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर्स को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क हार्डवेयर्स। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन। पांचवा जो कंपोनेंट है वो है चैनल या कम्युनिकेशन चैनल। ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसको हम बाद फिर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेम चीज है, मीडिया है ना, ये सेम चीज है जो हम मीडिया में पढ़ के, ट्रांसमिशन मीडिया में पढ़कर आए हैं। वायर्ड, वायरलेस है ना, गाइडेड, अनगाइडेड, उसमें जितने भी हमने तरीके पढ़े, जितने भी वेज पढ़े, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। छठा, छठा जो सबसे छठा जो इसका कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर्स। देखिए, एक सिंगल कंप्यूटर को चलाने के लिए भी हार्डवेयर चाहिए प्लस सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। वो सेम चीज लागू होता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी, कि कंप्यूटर नेटवर्क को भी ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर चाहिए, और इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए जो इन हार्डवेयर को कंट्रोल करे। ठीक है, तो ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं इनको। और लास्ट चीज जो सातवां है वो है सर्विसेज या नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज, हम इन नेटवर्क सर्विसेज की बात करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा ये क्या है। फिलहाल के लिए हम होस्ट को समझ चुके, सर्वर समझ चुके, क्लाइंट समझ चुके, अब हम नेटवर्क हार्डवेयर को पहले देखेंगे। कम्युनिकेशन चैनल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हम नेटवर्क सर्विसेज और सॉफ्टवेयर को देखेंगे। पहले हम आगे चलें उससे पहले देख लेते हैं कि नेटवर्क्स कितने तरह के होते हैं। तो जो नेटवर्क्स के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनको जानने के लिए हम अलग अलग व्यूज, अलग अलग एंगल से देखेंगे। ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर, जियोग्राफिकल एरिया का मीनिंग है कि कोई नेटवर्क कितनी दूर में फैला है, कितने बड़े एरिया को कवर किए हुए, उसके आधार पर जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक्चुअली में चार तरह के होते हैं। पहला होता है लैन, ठीक है, दूसरा होता है मैन, और तीसरा होता है वैन। आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही तीन मिलेंगे, लेकिन एक चौथा भी होता है जिसका नाम है पैन। ठीक है, तो हम चारों को देखेंगे। लैन क्या होता है? जब इसको, इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क एक बिल्डिंग, एक कमरा, एक घर, एक बिल्डिंग, एक कैंपस तक फैला हो तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का एरिया अगर कवर करे कोई नेटवर्क तो उसे कहते हैं लैन। ठीक है, जैसे आप किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, उनके पास 2-3 बिल्डिंग होते हैं एक कैंपस के अंदर, तो वहाँ पे लैन होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंप्यूटर्स लैन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो लैन का आप समझ गए कितना बड़ा प्रसार हो सकता है। उसके बाद मैन आता है, इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से मीनिंग है कि एक सिटी में जो फैला हो, एक सिटी में, एक मेट्रोपोलिस में, एक मेट्रोपोलियन एरिया में जो फैला हो उसे कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे जब कंप्यूटर नेटवर्क लैन से बड़ा हो जाए और वो एक शहर के 10-12 बिल्डिंग्स, 10-12 ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कनेक्ट करे या पूरे सिटी को आपस में कनेक्ट किए हुए है, तो उसे मैन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वैन, इसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये ध्यान रखना है आपको, फुल फॉर्म्स। वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या होता है? जब एक नेटवर्क पूरे विश्व में ग्लोबली फैल जाए, पूरे विश्व में, पूरे अर्थ को, अर्थ के मतलब पूरे विश्व में जितने कंप्यूटर्स हैं या जितने एरियाज हो सकते हैं, सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करे, ऐसे नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये सबसे विशालतम, सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर नेटवर्क है, इसे कहते हैं वैन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। ठीक है, लैन का एग्जांपल है ऑफिस के नेटवर्क। ऑफिस में जो आप देखते हैं 4-5 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, 2-4 प्रिंटर से सभी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, तो वो लैन हो गया। मैन एक पूरे शहर में फैला रहता है, जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 सेंटर्स हों, 2-3 ऑफिसेज हों एक ही सिटी में, तो वो लोग आपस में ऐसे कनेक्शन करते हैं, वो मैन बनाते हैं। और वैन पूरे विश्व की, जो इंटरनेट है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वैन का। ठीक है, और पैन, पैन को कहते हैं पॉकेट एरिया नेटवर्क, पॉकेट एरिया नेटवर्क। ठीक है, और
ये सबसे छोटा नेटवर्क है, इसको सबसे पहले रखना चाहिए था मुझे, लैन के भी पहले, बट ये ज़्यादातर इसको लिखते ही नहीं है हर बहुत सारे बुक्स में, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा, ये आपको पता होना चाहिए। पैन जो है वो 10 मीटर के रेंज का नेटवर्क है, 10 मीटर के रेंज के अंदर जो नेटवर्क बनता है उसे पैन कहते हैं। पैन में छोटे छोटे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे बहुत पहले जब इंटरनेट का इतना प्रसार नहीं था तो दो मोबाइल्स के बीच डेटा शेयरिंग ब्लूटूथ के माध्यम से होता था, वो पैन था, है ना। तो पैन पॉकेट एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जिसको आप पॉकेट में लेके घूम सकें और इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसे कहते हैं पॉकेट एरिया नेटवर्क। और पैन ज़्यादातर ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के माध्यम से ही कनेक्ट किया जाता है ना। आपको याद होगा ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है और इंफ्रारेड भी एक टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ भी इंटरनली इंफ्रारेड का ही प्रयोग करता है, ठीक है। और हमने इसको वायरलेस टेक्नोलॉजी में देखा भी था कि एक इंफ्रारेड एक तरीका है छोटे नेटवर्क, मतलब बहुत करीब के नेटवर्क्स बनाने का, तो पैन भी एक नेटवर्क टाइप है, ठीक है। तो हमने देखा जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर नेटवर्क्स 4 तरह के होते हैं, पैन, लैन, मैन, वैन, ठीक है। मैंने पैन को सबसे पहले रखा क्योंकि वो सबसे छोटा है। अब हम एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं नेटवर्क्स के टाइप्स, वो है कि जो उस नेटवर्क के जो होस्ट हैं उनका रोल क्या है। रोल समझ रहे हो ना, जैसे कोई एडमिन होता है, कोई टीचर होता है, ये सब रोल्स हैं ना, कोई प्रिंसिपल होता है। तो किसी नेटवर्क में जुड़े होस्ट, नोड्स या कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर्स का रोल क्या है, उसके आधार पर नेटवर्क्स के 2 टाइप होते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, और दूसरा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क देखें जरा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, जैसा हमने अभी जब कंपोनेंट देख रहे थे एक नेटवर्क के, तो उसमें समझा था कि कोई कंप्यूटर एक सर्वर हो सकता है जो रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, उसके पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगा उसके रिप्लाई में वो डेटा भेजेगा, और क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट करता है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि कुछ सर्वर, एक या एक से ज़्यादा कुछ सर्वर्स होते हैं, ये फिक्स हैं, ये केवल सर्व करेंगे, और बाकी सब क्लाइंट्स होते हैं, बाकी सभी कंप्यूटर्स क्लाइंट्स होते हैं। तो जो भी ये आपस में जुड़े हैं ये सब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर इनको रिप्लाई भेजता है, ठीक है। तो इनका रोल फिक्स है, ये सर्वर ही है, ये कभी क्लाइंट नहीं बनेगा, और ये क्लाइंट्स ही है, ये कभी सर्वर नहीं बनेगा ना। तो हर नोड का एक रोल फिक्स होता है। ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें या तो क्लाइंट होगा कोई कंप्यूटिंग डिवाइस, या तो सर्वर होगा, ठीक है। अब बात आती है पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है। इस नेटवर्क में क्या होता है, कोई क्लाइंट नहीं होता, कोई सर्वर नहीं होता। जैसे इसमें मान लो आप 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। अब इसको अगर कोई डेटा इससे चाहिए तो इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये रिक्वेस्ट का रिप्लाई दे देगा, डेटा दे देगा। मतलब अभी ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है। लेकिन अगर इसको डेटा चाहिए इससे, तो फिर ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ये डेटा दे देगा, मतलब तब ये क्लाइंट बन गया, ये सर्वर बन गया। उसी तरह इसके साथ भी है, मतलब समझ रहे हो आप। पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है उनका कोई रोल फिक्स नहीं होता कि ये क्लाइंट है ये सर्वर है, वो दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। हर डिवाइस या तो वो जब डेटा चाहिए उसको तो वो क्लाइंट बन जाता है, जब उसके पास रिक्वेस्ट आती है तो वो सर्वर बन जाता है। ऐसे नेटवर्क को कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। बात आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस या नेटवर्क हार्डवेयर्स की। हमने कंपोनेंट्स में देखा था कि नेटवर्किंग के लिए कुछ खास डिवाइसेस या कुछ खास हार्डवेयर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से ही नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से काम कर पाता है। तो हम चलिए देखते हैं क्या क्या हार्डवेयर्स हो सकते हैं। चलिए, नेटवर्क डिवाइसेस या नेटवर्क हार्डवेयर को समझने के लिए मैं इस बुक का सहारा ले रहा हूं, ताकि आपको भी समझने में बहुत आसानी होगी इसकी मदद से, ठीक है। तो देखिए, जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उसमें सबसे पहला जो नेटवर्क डिवाइस हम देखेंगे वो है मॉडेम। और मॉडेम की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा जब हम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे ना। मॉडेम जो वर्ड है वो 2 चीज़ों से बना है, मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये डिवाइस दोनों एक साथ कर सकता है। एक साथ मतलब जब इसको एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है तब ये मॉड्यूलेशन कर देता है, और जब उसी एनालॉग से डिजिटल से एनालॉग करने की जरूरत हो तब ये डीमॉड्यूलेशन भी कर देता है। तो ये दोनों काम कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं मॉडेम। और मॉडेम वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो होता क्या है, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम मॉडेम यूज़ करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि कोई फ़ोन लाइन या फाइबर ऑप्टिक्स का वायर उससे जुड़ा होता है कहीं से, आपको वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ला कर देता है वो वायर आपके घर तक, फिर वो कनेक्ट करता है मॉडेम में। यानी कि जब मॉडेम में वो वायर लाकर कहीं से कनेक्ट किया, यहाँ से डेटा जो है वो एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है। आपको याद होगा हमने चर्चा की थी
कि वायर से जो डेटा है वो एनालॉग फॉर्म में ही जाता है, लेकिन आपके कंप्यूटर जो यहाँ लगा हुआ है इसको जो डेटा चाहिए वो डिजिटल चाहिए। तो ये मॉडेम क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मॉड्यूलेशन कर देता है और फिर आपके कंप्यूटर को दे देता है। लेकिन जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं या कोई डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पे नेटवर्क के जरिए भेज रहे हैं तो इसी मॉडेम के थ्रू जाएगा। तो यहाँ से आपने डिजिटल डेटा भेजा, लेकिन यहाँ से मॉडेम को भेजना किस किस फॉर्म में, एनालॉग में, तो फिर से ये डीमॉड्यूलेशन करता है। तो ये मॉडेम ही आपके मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को आसान बनाता है, यानी कि कम्युनिकेशन का मेन जरिया बनता है। तो मॉडेम जो है वो पहला और बहुत ही ज़रूरी डिवाइस है नेटवर्किंग में जो काम आता है ना। देखिए इसका एक डायग्राम भी देखिए, मैं इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ ताकि आप डायग्राम देख पाएँ। देखिए आपका ये कंप्यूटर है जो डिजिटल काम करता है, ये मॉडेम है, यहाँ से डिजिटल फॉर्म में डेटा गया है। देखिए ये डिजिटल सिग्नल है ना, ये डिजिटल सिग्नल याद होगा। इसने मॉडेम ने क्या किया, मॉड्यूलेशन किया और इसको एनालॉग सिग्नल में बदल दिया। ये टेलीफोन लाइन या फाइबर ऑप्टिक्स लाइन है जिस पर ये एनालॉग सिग्नल ट्रेवल करेगा। अगला जहाँ पे आपने डेटा भेजा है जिससे आप कनेक्टेड है उसके मॉडेम तक ये पहुँचेगा। मॉडेम ने क्या किया, इसको डीमॉड्यूलेशन कर दिया और इसको डिजिटल सिग्नल में बदल दिया, है ना। ये थोड़ा पर यहाँ पर उल्टा है ना। डीमॉड्यूलेशन करके इसको इसमें बदल दिया और फिर आपका ये काम करने लगा। उसी तरह फिर रिवर्स प्रक्रिया होगी, इधर से डेटा होगा। तो ये मॉडेम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो नेटवर्क हार्डवेयर है वो है ईथरनेट। ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट क्या होता है, जो आपने लैन देखा ना, लैन, इसका एक और नाम है ईथरनेट। लैन को ईथरनेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये नाम कैसे पड़ा इस पे हमें नहीं जाना है, बट बहुत शुरू से ही से ईथरनेट कहा जाता है। हालांकि इस नाम के पीछे भी कहानी है, बट वो हमारा विषय नहीं है अभी यहाँ पे। तो ईथरनेट जो काम करता है, हमारा जो लैन है उसको एक कनेक्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, कनेक्टिंग पोर्ट चाहिए होता है, वो इंटरफेस चाहिए, है ना, जहाँ से हम ईथरनेट या लैन को जोड़ेंगे, लैन के वायर्स को जोड़ेंगे। वो हमें प्रोवाइड करता है ईथरनेट कार्ड। इसे एनआईसी भी कहा जाता है। ये एनआईसी बहुत प्रचलित नाम है और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लिखा रहेगा एनआईसी का फुल फॉर्म बताइए, या एनआईसी कौन से काम में यूज होता है ना। तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये ऐसा होता है, ये देखिए ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो है ना, ये आपके हर कंप्यूटर या लैपटॉप में मिलेगा आपको। आजकल लैपटॉप्स में आने बंद हो गए हैं, लेकिन कंप्यूटर में तो मस्ट है ये, है ना। और पुराने 1-2 साल पुराने लैपटॉप्स में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लैन का वायर जोड़ा जाता है जिससे एक कंप्यूटर एक छोटे लैन नेटवर्क में जुड़ जाता है, ठीक है। ये कार्ड है जो मदरबोर्ड में लग जाता है। लैपटॉप्स में ये छोटे फॉर्म में आता है जो मदरबोर्ड पे ऑलरेडी लगा रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी कार्ड, है ना, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है ये RJ45। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क हार्डवेयर है। यही वो सॉकेट है, सॉरी, यही वो जैक है जो यहाँ पे एनआईसी में जुड़ता है ना। यानी कि जो आपका लैन का केबल है वो इस RJ45 जैक में हमें कनेक्ट करना पड़ता है, और फिर ये जो पिन है जैक, ये लगता है कहाँ पर, सॉकेट में, एनआईसी कार्ड के सॉकेट में, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो RJ45 एक तीसरा हार्डवेयर है। फिर रिपीटर क्या होता है, मान लीजिए आपका एक मॉडेम है, आपने यहाँ, आपके यहाँ एक कंप्यूटर है, ठीक है। आपने यहाँ से सिग्नल दिया, मॉडेम ने इस सिग्नल को भेज दिया, ठीक है, एनालॉग सिग्नल जाने लगा। अब मान लीजिए इस सिग्नल को बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तो इस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है ना, सिग्नल मान लो ऐसे जा रहा था, तो धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ वीक होने लगेगा जब ये बहुत दूर जाएगा, और वीक होते होते इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो गई, जीरो लेवल पे चली गई, तो ये पूरा सिग्नल ही लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए जगह जगह पे क्या किया जाता है, इसके सिग्नल, क्योंकि हर वायर की कैपेसिटी होती है, हर सिग्नल की कैपेसिटी है कि इतने दूर तक वो सही से जा पाएगा, उसके बाद वो तो कुछ दूर जाने के बाद इसका जो सिग्नल है वो डिटीरियोरेट होने लगेगा, यानी कि वो धीरे धीरे वीक होते जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो इस वीक सिग्नल को ले और फिर से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दे, फिर से, है ना। तो ये और दूर ट्रेवल कर पाएगा, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसके, रिपीटर की। रिपीटर का काम क्या है, वीक सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई कर देना। एम्पलीफाई करना मतलब एनर्जाइज कर देना, ठीक है। रिपीटर की देखो क्या लिखा है, डेटा जब है जब केबल पे जाते हैं तो लगभग 100 मीटर के बाद सिग्नल्स क्या उसमें स्ट्रेंथ छोड़ देते हैं, वीक हो जाते हैं, तो इनको फिर से रीजनरेट करना पड़ता है, उसके लिए रिपीटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हब एक ईथरनेट हब है। देखिए ईथरनेट हब मतलब क्यों, ईथरनेट जहां वर्ड आ जाए समझ जाना लैन की बात हो रही है। तो हब जो है लैन में प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत, इसमें देखिए ऐसे पिन होते हैं बहुत सारे, वही एनआईसी वाले पिन्स हैं ये, है ना। और आप यहाँ पर RJ45 के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो हब क्या करता है, हब जब ऑन रहेगा
तो एक कंप्यूटर ने कुछ डेटा भेजा तो ये बाकी सबको वो डेटा ट्रांसफर कर देता है ना, यानी कि कम्युनिकेशन करवा देता है हब, ठीक है। तो हब एक कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग डिवाइस है जो बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ देता है, ठीक है। स्विच, स्विच भी हब जैसा ही है, बट स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। स्विच भी देखिए हब जैसा ही है, ये स्विच है, इसमें देखिए RJ45 पिंस लगे हुए हैं। तो ये क्या करता है, स्विच का क्या काम है, हब जैसा ही, इससे एक कंप्यूटर ने अगर डेटा भेजा तो बाकी सारे कनेक्टेड में ये डेटा को ट्रांसफर कर देता है हब जैसा। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच चेक करता है कि इस जो एक कंप्यूटर ने डेटा भेजा है वो कौन से कंप्यूटर के लिए भेजा है, उसका एड्रेस चेक करता है, किस एड्रेस किस कंप्यूटर के लिए है। तो स्विच क्या करता है, केवल उसी कंप्यूटर को ये डेटा ट्रांसमिट करता है। मतलब एक कंप्यूटर ने डेटा भेजा तो ये केवल इस डेटा को उसी कंप्यूटर को ट्रांसमिट करेगा जिसके लिए इसने डेटा भेजा है, बाकी सबको नहीं करेगा। लेकिन हब क्या कर रहा था, बाकी उस सब को ही भेज देता है, ठीक है। तो हब में थोड़ा इंटेलिजेंस की कमी होती है, स्विच इंटेलिजेंट हब होता है ना। और ये लैन में ही प्रयोग किया जाता है ना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। स्विच और हब ये दोनों लैन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राउटर। राउटर का नाम आपने जरूर सुना होगा। राउटर का काम क्या है कि राउटर क्या करता है कि मान लीजिए आप एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है। आपके एक कंप्यूटर ने डेटा भेजा, ठीक है। अब इसके पास ये कंप्यूटर जो है वो दूर है कहीं, है ना, और इसके बीच में बहुत बड़ा एक जाल है नेटवर्क्स का, यहाँ भी एक डिवाइस, यहाँ भी एक डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस बहुत सारे लगे हुए हैं, है ना। ये सब आपस में कैसे भी किसी भी तरह कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो और आपका डिवाइस इस राउटर से या इस डिवाइस से कनेक्टेड है। तो अगर ये डेटा इस राउटर से आया मान लीजिए, अब किस रास्ते से जाए आपका डेटा, है ना। तो रूट को कौन पहचानेगा, राउट बना है, राउटर बना है राउट, यानी कि रूट वर्ड से। तो ये राउटर यहाँ पे लगे, राउटर क्या काम करता है कि ये डेटा लेता है और डेटा को चेक करता है किधर से आया है, किधर को जाएगा, मतलब किस एड्रेस की तरफ जाएगा, और उस एड्रेस को वो उस एड्रेस का सबसे इफिशियंट रास्ता, जो सबसे शॉर्टेस्ट हो और सबसे जल्दी वहां डेटा ट्रेवल करके पहुंच जाए, उसको चुनकर उस नेक्स्ट वाले नोड पर फॉरवर्ड कर देता है। नोड मतलब नेक्स्ट डिवाइस पे फॉरवर्ड कर देता है। तो राउटर का काम है किसी डेटा जो ट्रांसफर हो रही, जो ट्रेवल कर रही है, उसको रूट बताना, ठीक है। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या करता है, गेटवे का काम कैसा है, देखिए दो डिफरेंट टाइप के जब कंप्यूटर नेटवर्क्स होंगे ना आपके पास, जैसे लैन है, मैन है, वैन है, तो अलग अलग जो नेटवर्क टाइप्स है ना, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। जब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं ना, तो मान लो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ये एक दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क है ना, इसका एड्रेस कुछ अलग तरीके से चल रहा है, इसका एड्रेस कुछ अलग तरीके से चल रहा है, तो इसमें कुछ अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इस नेटवर्क में कुछ अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो इन दोनों को, मतलब इन दोनों नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है तो हमें एक गेटवे डिवाइस चाहिए होता है। गेटवे भी राउटर जैसा ही होता है, पैकेट्स को ये डिफाइन करता है, बताता है कि किस ओर जाना है, आपको इसी ओर जाना है या इधर जाना है। हाँ, लेकिन गेटवे में एक और खासियत होती है कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट कर पाता है। डिफरेंट काइंड्स मीन्स जो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज करता है, जो जिसमें कनेक्टिविटी का तरीका अलग है, जिसमें डेटा ट्रैवलिंग का तरीका अलग है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जब नेटवर्क्स हो जाते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए गेटवे की जरूरत पड़ती है। गेटवे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक गेट है ना। तो अलग, अगर आप दूसरे घर से आए हैं तो आपको यहाँ ये गेटवे बताएगा कि किधर जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। चलिए, इतना समझने के बाद हम देखते हैं कि नेटवर्किंग टोपोलॉजीज क्या होती हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। टोपोलॉजीज क्या होती हैं कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो उस कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं या कहें नोड्स हैं या होस्ट्स हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे आपस में कनेक्टेड हुए दिखेंगे, उस डिज़ाइन को, मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कनेक्टिविटी का, उसे हम टोपोलॉजीज कहते हैं, है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, यानी कि डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और उन सब के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो उनमें से हम कुछ की आज चर्चा करेंगे। उसमें से पहला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने एक बुक का सहारा लिया है। तो चलिए देखते हैं इसको जरा, ताकि आप इसके डायग्राम को अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक है जिसकी मदद मैं ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए स्टार टोपोलॉजी कैसा है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स, ये होस्ट है, ये नोड्स है, मतलब होस्ट और नोड एक ही चीज़ है, कंप्यूटिंग डिवाइसेज है कह सकते हैं।
ये सभी ऐसे जुड़े होते हैं, बीच में एक सेंटर में कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, कनेक्टिंग डिवाइस होता है, ये कनेक्टिंग डिवाइस है और ये सारे आपके होस्ट्स हैं। ये कैसे जुड़े होते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। अब देखिए जरा, एक स्टार टाइप का बन रहा है ना, तो इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। जब कंप्यूटिंग डिवाइसेज या कंप्यूटर्स आपस में ऐसे जुड़े तो इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। और ये जो बीच वाला डिवाइस होता है ना, ये ज्यादातर क्या होता है, हब। अभी हम नेटवर्किंग डिवाइसेज में हब पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी है। इसके बाद हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी, है ना। रिंग में देखिए कैसे कंप्यूटिंग डिवाइसेज जुड़े होते हैं, ये देखिए, ये सारे के सारे होस्ट हैं, ये कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं या होस्ट हैं, ये आपस में ऐसे रिंग बनाए रहते हैं, रिंग, है ना। तो ये इससे जैसे अगर 5-6 हम लोग हों, फ्रेंड्स हों, और एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के एक रिंग बनाते हैं जब, वैसे जुड़े रहते हैं ना। इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता, देखिए इसमें कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है ना। ये सब आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी के थ्रू लैन, मतलब लैन में रिंग टोपोलॉजी प्रयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी भी लैन में प्रयोग किया जाता है, जो अभी हमने पहले पढ़ा, लैन में ही प्रयोग किया जाता है, रिंग और स्टार दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए बस टोपोलॉजी, है ना। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इस तरीके का कनेक्शन रहता है बीच में, ये जो लाइन है आपका जो बीच में दिख रहा है, इसे कहते हैं बस। बस क्यों, क्योंकि ये एक बहुत हाई बैंडविड्थ का कनेक्टिंग वायर होता है, कनेक्टिंग मीडिया होता है, या कहें ट्रांसमिशन चैनल होता है। और जितने कंप्यूटर्स इसमें जोड़ने हैं डायरेक्टली आप इसमें डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। जैसे एक बहुत मेन जो है, पोल से पोल बिजली का लाइन चला जा रहा है, अब इसमें जितने भी घर हैं आसपास वो इससे लाइन कनेक्ट कर लेते हैं। आजकल तो और भी इजीली हो जा रहा है, वो जो कवर्ड वायर आ रहा है उसमें डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा है। उस तरीके का ये नेटवर्क होता है। इसमें जहां भी कंप्यूटर को जोड़ना है वहां आप जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ एक जोड़ना है तो यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ जाएगा। ये मेन लाइन है, ठीक है, एक पाइपलाइन के जैसा आप देख सकते हैं। एक मेन पाइपलाइन पानी की जा रही है, जिसको कनेक्शन लेना है वो कहीं से भी कनेक्शन ले सकता है। इस तरीके से ये कनेक्टिविटी होती है। इसमें खराबी ये होती है कि अगर ये बस लाइन कहीं से ब्रेक, मान लीजिए यहाँ से बस लाइन ब्रेक हो गया, तो ये पूरा चैनल, ये पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, ये पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो ये एक खराबी है इसकी, ठीक है। रिंग की देखिए खराबी क्या थी, थोड़ा हम देख लेते हैं, खराबी नहीं देख पाए। मान लीजिए यहाँ से ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, एक भी कनेक्शन अगर ब्रेक हुआ तो पूरा रिंग जो टोपोलॉजी है ये खराब हो जाएगी, मतलब कोई पूरा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि ये नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा एक भी कनेक्शन टूटा तो, ठीक है। स्टार में क्या खराबी होती है, स्टार में ये खराबी होती है कि जो उसका सेंट्रल डिवाइस है वो खराब नहीं होना चाहिए। जो सेंट्रल डिवाइस है अगर वो खराब हुआ, क्योंकि इसी की मदद से सब कनेक्टेड, अगर ये खराब हुआ तो सारे डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, पूरी तरह नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद हम देखते हैं मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी को देखिए जरा, ये है मेश टोपोलॉजी, ये नाम आपने देखो ऊपर जरा, ये मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटिंग डिवाइस, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटिंग डिवाइस यानी कि हर होस्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे देखिए अगर हम इस होस्ट की बात करें, इंडिविजुअल को देखो आप, इंडिविजुअल को देखो आप कि ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। मतलब आप सबको अलग अलग देखो, ये सबसे जुड़ा होगा, इसे कहते हैं मेश। पूरा मेश एक पूरा जाल बन जाता है ना। इसकी खराबी क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा वायर्स प्रयोग किए जाते हैं। देखो एक कंप्यूटर को कितने चाहिए, 5 वायर चाहिए, तो सबको 5-5, मतलब इसमें कितने हैं, 6 हैं, 6×5 30 वायर चाहिए, तब ये कनेक्ट होगा पूरी तरह, तब मेश टोपोलॉजी बनेगा। लेकिन स्टार अगर हम करते तो हमारा काम केवल 6 वायर से हो जाता था, है ना। तो लेकिन मेश की एक खासियत भी है कि इसमें कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं, जैसे ये अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो भी ये कनेक्टेड है पूरे नेटवर्क से, है ना। इस तरीके से आके कनेक्टेड है, या इस तरीके से यहाँ से आके कनेक्टेड है ना। तो इसमें कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, किसी एक वायर के या किसी एक कनेक्शन के टूट जाने से, डिस्कनेक्ट हो जाने से ये जो नेटवर्क है वो ध्वस्त नहीं होता है। ये मेश टोपोलॉजी की खासियत है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है, रिलायबल मतलब होता है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, तो वो होगा मेश, ठीक है। नेक्स्ट एक और लास्ट बच गया है, जिसे कहते हैं ट्री, या कई बार इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को मिक्स कर दिया जाता है, इसे कहते हैं, इसलिए इसका नाम है हाइब्रिड। ये देखिए जैसे ये बस टोपोलॉजी यूज हुई यहाँ पे, है ना, और इस यहाँ पर स्टार 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 और ये बस ना, तो 2 टोपोलॉजीज मिक्स हो गई। हो सकता है कहीं इधर से लाके हम और एक रिंग बना लें, है ना, तो ऐसे भी बन सकता है। तो बहुत जब एक से ज्यादा टोपोलॉजीज आपस में जुड़ जाए तो इसे कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है।
ये एक चीज़ हमारा रह गया है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हमें पता है, प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, बिना प्रोटोकॉल के जो जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हार्डवेयर्स आपने पढ़े, टोपोलॉजीज पढ़ी, ये सब फेल हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा अगर कोई नियम ना हो, है ना। नियम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नीड ऑफ प्रोटोकॉल्स में वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वही फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल, ये सारे उसी प्रोटोकॉल के थ्रू होते हैं। ये सब समझाया गया है, इसमें हमें ध्यान नहीं देना है। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। जैसे पहला है HTTP। ये जो प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, है ना। हाइपर टेक्स्ट, जो आपने HTML को पढ़ा, पुराने वीडियोस में हमने पढ़ा HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करता है ये डॉक्यूमेंट। तो इन डॉक्यूमेंट को हम देख पाए, ब्राउजर लोड कर पाए, उस वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, HTTP का यूज करके ही इस HTML डॉक्यूमेंट को लोड करता है ब्राउजर। तो HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है या हाइपर टेक्स्ट को रिक्वेस्ट रिप्लाई करने में काम करता है। HTTP कैसा है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप का प्रोटोकॉल है जो TCP के ऊपर, TCP का इंटरनली TCP का ऊपर TCP का यूज करता है, और ये मेनली क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये TCP क्या है अभी हम देखेंगे। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, आजकल एक और प्रोटोकॉल आ गया HTTPS। आजकल का मतलब है ये बाद में S लेयर, सिक्योरिटी लेयर जोड़ दिया गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि HTTPS में S क्या है। S इज फॉर, कई बार ऑप्शन में आता है SSL और कई बार आता है सिक्योरिटी। तो आप क्या देंगे, अगर दोनों रहे तो आप देंगे सिक्योरिटी, अगर दोनों ना एक रहे तो आप, अगर खाली SSL रहे तो आप देंगे SSL, लेकिन अगर दोनों रहे तो आप देंगे सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखते हैं, हमारे पास है FTP। जब आपने FTP का प्रयोग अभी तक मुझे नहीं लगता किया होगा, लेकिन FTP भी एक प्रोटोकॉल है। इससे डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट, अब क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या, आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ के आए हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स में। तो FTP क्या करता है, डायरेक्टली केवल फाइल ट्रांसफर करता है। ये वेब एक्सेस ये सबसे अलग है, मतलब जो आप वेबसाइट पे जाते हैं फाइल अपलोड करते हैं उससे अलग टाइप का ये प्रोटोकॉल है। इससे डायरेक्टली केवल फाइल एक्सेस ही किया जा सकता है, फाइल अपलोड डाउनलोड किया जा सकता है। इसे कहते हैं FTP। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये केवल फाइल को ट्रांसफर करने के काम आता है, फाइल को, ठीक है। तीसरा प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जब आपका कंप्यूटर डायरेक्टली किसी कंप्यूटर से जुड़ा हो, डायरेक्टली एकदम बीच में कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, तो यहां पर भी एक प्रोटोकॉल चाहिए, उसे कहते हैं PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जब पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर जुड़ जाए तो इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखिए इसमें लिखा है जब डायरेक्ट कनेक्शन हो दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज या दो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच, तब PPP की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, पूछा जाता है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप अपने कंप्यूटर से मेल भेजते हैं तो आपके कंप्यूटर से जो जहां पे आप मेल भेज रहे हैं उसके सर्वर तक सेंड करने का काम SMTP ही करता है, ठीक है। आप भले ही ब्राउजर में Gmail खोल के बैठे हैं, उसको HTTP चला रहा है, राइट, क्योंकि ब्राउजर में जो पेज लोड हो रहे हैं उनको HTTP कर रहा है, लेकिन जब आप मेल सेंड करते हैं तो मेल को एक्चुअली में सेंड कौन करता है, SMTP, ठीक है। नेक्स्ट है TCP, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। TCP एक्चुअली पेयर में आता है, TCP IP। जहां भी TCP लिखा रहेगा वहां ऐसे लिखा रहेगा TCP। तो ये दो एक साथ काम करते हैं, TCP IP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है, सॉरी, IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और ये एक पूरा स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स है। ये एक पूरा एक जो है क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, जिसमें कुछ क्लाइंट होते हैं, कुछ सर्वर होते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर रिप्लाई भेजता है, उसके लिए एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया जिसे TCP IP सूट कहते हैं या TCP IP मॉडल कहते हैं। TCP IP मॉडल, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है वो TCP IP है, ठीक है। इस IP प्रोटोकॉल के कारण ही हमारे पास IP एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, IP एड्रेसेस होते हैं। और IP एड्रेस आप ध्यान रखना, हमेशा IP एड्रेस के दो फॉर्म है। एक है IPv4, ऐसे लिखा रहता है IPv4, मतलब IP वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और अब चलने लगा है IPv6। तो दो तरीके के IP के वर्जन है, 4 और 6। तो 4 वर्जन में क्या होता है, एड्रेस जो है वो कैसा होता है, 1 से 255 तक का ही आप नंबर यूज कर सकते हैं, और 4 नंबर ऐसे पेयर रहते हैं, जैसे 222.223.15.10, ये एक IP एड्रेस है ना। तो इसमें समझो आप, वर्जन 4 है ना, इसमें पॉइंट से 4 चीजें अलग रहती हैं, डॉट लगा रहता है, इसे डॉट कहते हैं, डॉट नोटेशन भी कहते हैं। और इसमें एक
हर हर वैल्यू पे मतलब चारों नंबर 1 से 255 हो सकते हैं या 0 से 255 हो सकते हैं। 0 से 255 ही हो सकते हैं, 256 नहीं हो सकते, क्योंकि 8 बिट का होता है। ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट। और आपको मालूम है 8 बिट से हम 256 मैक्सिमम लिख सकते हैं, 256 लिख सकते हैं, लेकिन ये 0 से शुरू होने के कारण 255 तक ही खत्म हो जाता है। तो आप 255 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लिख सकते, और सभी 8 बिट के होते हैं। तो चारों मिलाकर कितना हो गया, 32 बिट का एड्रेस होता है IPv4। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि IPv4 का एड्रेस कितने बिट का होता है, ठीक है। और IPv6 में चूंकि 32 बिट का जो IP एड्रेस है वो लगभग फुल होने लगा था, आप जब भी इंटरनेट से जुड़ेंगे, आप TCP/IP मॉडल से जुड़ेंगे, तो वैसे ही आपको एक IP एड्रेस मिलेगा। हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है, बिना IP एड्रेस के आप नेटवर्क से नहीं जुड़ सकते, ठीक है। वो इसी प्रोटोकॉल के कारण होता है, और इसी एड्रेस के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है कि इस सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, वो IP एड्रेस के थ्रू ही पता चलता है। और उसको इस्तेमाल कौन करता है इंटरनली, TCP, ठीक है। तो IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। IPv6 कितना होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो जो गारंटीड ट्रांसमिशन की गारंटी करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन की गारंटी वो TCP देता है। यही यही वो प्रोटोकॉल है जो गारंटी देता है कि ट्रांसमिशन होगा और अच्छे से होगा, ठीक है। उसके अलावा TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये पहले कनेक्शन क्रिएट करता है फिर डेटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है, TCP। तो इसलिए TCP बहुत विश्वसनीय प्रोटोकॉल है, ठीक है। IP जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस होता है, ये कनेक्शन नहीं क्रिएट करता। ये क्या करता है, पैकेटिंग, जो आपने पढ़ा होगा स्विचिंग में, याद है ना, हमने पढ़ा था, ये मैसेज का छोटा छोटा पैकेट बना के कहीं भी किसी भी रूट से भेज देता है। लेकिन TCP क्या करता है, एक पहले लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करता है, सर्किट स्विचिंग जैसे, और फिर उसी रास्ते से डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। हालांकि इसके और डिटेल में जाने के लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए, ये बहुत है, ठीक है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स भी देख लिए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं पॉप, है ना, वो उस बुक में नहीं था, इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये किस काम आता है, ये जो मेल्स, जब एक तो भेजने का था SMTP था ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक जब मेल्स हम डाउनलोड करते हैं, यानी कि जब मेल हमारे मेल सर्वर पे आता है, तो जो आपका क्लाइंट है मेल, जैसे Gmail है, वहाँ पर जब आपका मेल दिखता है तो वो डाउनलोड होता है मेल सर्वर से ना, तो वो मेल को डाउनलोड करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका आजकल 3 वर्जन चल रहा है, POP 3 के नाम से आएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 कहते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट में एक टर्म हम समझ लेते हैं, WWW। ये बहुत चर्चित शब्द है, वर्ड है WWW। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फुल फॉर्म तो ये समझ गए आप। और इसकी ऐसा कहा जाता है कि इसकी खोज, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने की थी। टिम बर्नर्स ली, इनका नाम आपने सुना होगा, टिम बर्नर्स ली, है ना। इन्होंने एक्चुअली में HTTP के साथ साथ HTML की भी खोज की थी। HTML की खोज के साथ क्या हुआ कि जब HTML हमने लैंग्वेज पढ़ा, इन्होंने डॉक्यूमेंट एक ऐसा बनाया जिसको HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे, और ये जो हाइपर टेक्स्ट है ये आपस में कनेक्टेड हो सकते थे, एक जगह क्लिक से कहीं और, कहीं और से कहीं और पहुंच सकते थे। इसी सारी व्यवस्था को कहा गया वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हो सकता था। आप एक जगह से बैठ के कहीं और के HTTP डॉक्यूमेंट को देख सकते थे, है ना। डॉक्यूमेंट इस सर्वर पे है या इस कंप्यूटर पे है, आप ब्राउजर में इस HTML डॉक्यूमेंट को लोड करके पूरा इंफॉर्मेशन देख सकते थे। इसीलिए ये वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम किया, वर्ल्ड में फैल सकता था, इसलिए इसका नाम था पड़ा वर्ल्ड वाइड वेब, वेब कहा गया इसको, ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली ने जब HTML की खोज की, HTTP खोज की, उसी के साथ WW का खोज हुआ, उसी के साथ एक और टर्म का खोज हुआ जिसे कहते हैं URL। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इंटरनेट पर कोई भी जो भी एक इमेज है या एक HTML फाइल है या एक वीडियो है, कुछ भी है, व्हाटएवर, वो एक रिसोर्स है, राइट। रिसोर्स वर्ड का आप मीनिंग आप समझ गए होंगे, वो एक रिसोर्स है। और
अगर वो रिसोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, कुछ ना कुछ एक एक पाथ होगा। तो हर रिसोर्स का इंटरनेट पे या वेब डब्ल्यू पे उपस्थित कोई भी रिसोर्स का एक लोकेशन होगा, एक उसका एड्रेस होगा, एक उसका पाथ होगा। तो उसके पाथ को जो लोकेट करे उसे यूआरएल कहा। टिम बर्नर्स ली ने कहा कि हर रिसोर्स का डब्ल्यू पे या वर्ल्ड वाइड वेब पे एक लोकेटर होगा, हम उसको एक लोकेटर के थ्रू लोकेट कर पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसे ही हम कहते हैं यूआरएल। ठीक है। जैसे गूगल पे कोई आप इमेज लोड करें, सर्च करें और उसको एक न्यू पेज में खोलें, तो आपको कुछ ऊपर एड्रेस बार में कुछ ऐसे मिलेगा www.google.com और फिर स्लैश कुछ, फिर स्लैश कुछ, और फिर कुछ abc.jpg, है ना। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये इसको कहेंगे URL। ये इसका इस रिसोर्स का लोकेटर है। अगर ये आपके पास है तो आप कहीं से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो आपका URL होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है डोमेन। डोमेन कैसे किसे कहते हैं? www। ये www वर्ल्ड वाइड वेब का ही सूचक है ना। आजकल इसके बिना भी नेट एक्सेस होता है, बट पहले इसी के थ्रू एक्सेस होता था। .google.com, इसे ये जो google.com है ना, इसे कहा जाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? google.com के जो फाइल्स हैं या जो जो वो जब हम इसको खोलते हैं तो जो हमारे पास ब्राउज़र में चीज़ें दिखती हैं वो एक्चुअली में HTML फाइल होती है। तो ये किसी ना किसी सर्वर पे रखा हुआ है। ठीक है। इस सर्वर का कुछ IP एड्रेस होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं। हर सर्वर, हर कंप्यूटिंग डिवाइस का एक एड्रेस होगा अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क में है। तो इस IP एड्रेस हम google.com का हमेशा याद रखना पड़ेगा, तब हम google.com को एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसे कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम या सर्विस। डोमेन नेम सर्विस या सिस्टम, जो डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड करता है उसे सर्विस या डोमेन नेम सर्विस कहते हैं। ठीक है। अब क्या करता है ये डोमेन नेम सिस्टम? हर डोमेन को, ऐसे हम वर्ड के नाम से, जैसे google.com, india.com, इस तरीके से हम रिमेंबरेबल नेम्स लेते हैं और उसको एक IP एड्रेस डिसाइड कर देते हैं और उसको एक टेबल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे google.com का ये IP एड्रेस है ना, abc.com का ये IP एड्रेस। और इसको कौन मैनेज करता है? डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि एक सर्वर होता है, एक अलग टाइप का DNS सर्वर इसको कहते हैं, वो केवल यही मैनेज करता है। तो जब भी आपको google.com पे जाना होता है, आपके ब्राउजर में आप जब एड्रेस बार में जाके लिखते हो google.com, तो ये क्या करता है, जो क्रोम है, सबसे पहले DNS सर्वर के पास जाता है। DNS सर्वर के पास से पूछता है कि जो google.com है इसका आपके पास IP एड्रेस है क्या? ये बोलता है हाँ ये IP एड्रेस है। फिर उस IP एड्रेस पर वो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है और फिर यहाँ जो सर्वर बैठा है ये देखता है कि हाँ इस IP एड्रेस से HTTP रिक्वेस्ट आया, तो वो उसको HTTP रेस्पॉन्स देता है। फिर ये HTTP रेस्पॉन्स इसको ये यहाँ पर एक्सप्लोर करके यहाँ पर दिखाता है, ऐसे सर्च बार, फिर google.com, ऐसे। समझ में आई बात? तो ऐसे पूरा चलता है ये डोमेन नेम सिस्टम का। और DNS का कमाल है। तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे उसमें हमने एक पढ़ा था नेटवर्क सर्विसेज, लास्ट वाला 7th। तो ये DNS एक तरीके का नेटवर्क सर्विस है। अब याद करो, अगर थोड़ा सा समझो, अगर ये DNS नहीं हो तो हम google.com को समझ ही नहीं पाएंगे, हम कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर हमें IP एड्रेस याद करना पड़ेगा बहुत सारे। ठीक है। तो DNS सर्विस जो ऐसी सर्विस है, नेटवर्क सर्विस है, जो हमारे नेटवर्किंग को बहुत ईजी बनाती है। ठीक है। चलिए DNS को एक बार और फिर से देख लेते हैं। DNS का जो फुल फॉर्म होता है उससे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये एक सर्वर होता है, एक मशीन होता है, एक कंप्यूटर होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, जो क्या करता है, बहुत सारे डोमेन्स को इस तरीके से एक टेबल के फॉर्म में रखता है। यहाँ पे डोमेन नेम हो गया जैसे google.com, इसका कुछ IP एड्रेस रखेगा 5432, सपोज एग्जांपल के लिए IP एड्रेस लिया। उसी तरह fb.com, इसका कुछ IP 10 15 12 13। इस तरीके से जितने भी आप वेबसाइट्स यूज़ करते हैं ना, w3schools.com, है ना, जितने भी आप डोमेन्स, जितने भी आप वेबसाइट यूज़ करते हैं उन सब के लिए एक IP एड्रेस इसके पास रहता है। ये DNS है, DNS सर्वर है, ये डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। ठीक है। अब जब भी आपको fb.com खोलना है तो आपका ब्राउज़र पहले DNS सर्वर के पास जाता है, बोलता है इसका IP एड्रेस दो, और फिर इस IP एड्रेस को लेकर वो रिक्वेस्ट भेजता है। समझ गए बात? आई होप कि अब आप समझ में। चलिए अब हम समझते हैं ज़रा वेबसाइट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। हमने www की बात कर ली, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या होता है, HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स।
जो कि हम ब्राउज़र की मदद से कहीं भी हो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन वेब पेजेस जो HTML डॉक्यूमेंट आपके पास है ना, HTML जो फाइल है हाइपरटेक्स्ट, इसी को हम कहते हैं वेब पेज। क्या कहते हैं? वेब पेज। HTML का एक पेज होता है जो उसको ब्राउज़र रेंडर करता है, यानी कि उसमें जो भी आप स्टाइल देंगे उस तरीके से डिज़ाइन दिखाता है। तो इस HTML एक फाइल को हम कहते हैं एक वेब पेज, ठीक है। और ऐसे जब बहुत सारे वेब पेजेस कलेक्ट हो जाएं, मतलब बहुत सारे वेब पेजेस हो जाएं, तो हम उस पूरे वेब पेजेस के कलेक्शन को कहेंगे वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट। या ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत सारे वेब पेजेस हो, एक भी वेब पेज होगा तो उसे हम वेबसाइट कह सकते हैं। लेकिन वेबसाइट होने के लिए जो सबसे ज़रूरी स्थिति है वो ये है कि देखिए, वो है कि एक सर्वर होगा, सर्वर, एक कंप्यूटर ऐसा होगा जो सर्वर होगा जिसके पास ये हमारा वेब पेज रखा रहेगा, HTML फाइल रखा रहेगा। उसके बाद बाकी सब के सब क्लाइंट्स होंगे। अब हर क्लाइंट इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना, तो ये सर्वर रिप्लाई में ये वेब पेज भेज देगा, ठीक है। और यहाँ का क्लाइंट का जो ब्राउज़र है उस वेब पेज के कोड को, HTML कोड को एक्सेस करके और जो भी डिज़ाइन होगा वो दिखा देगा। हम इसी तरह इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो ये जो एक सर्वर होता है, सर्वर पे जो वेब पेज रखा जाता है उसे कहते हैं एक वेबसाइट। साइट मतलब समझ रहे हो ना, एक जगह। तो इंटरनेट पर, वेब पर, या www के जो एरिया है वहाँ पर अगर कोई कोई लोकेशन आपके पास है, कोई जो वेब सर्वर होता है एक्चुअली में कुछ मेमोरी एरिया है ना। देखिए, आप HTML फाइल को स्टोर करके वहाँ रख रहे हैं, मतलब ये कोई स्टोरेज एरिया है ना। और साथ में कुछ सॉफ्टवेयर है जो इस स्टोरेज एरिया को एक्सेस करवाता है, कंट्रोल करवाता है रिक्वेस्ट के रिप्लाई के फॉर्म में। तो जो सर्वर है वो एक तरीके का साइट है, एक तरीके का लोकेशन है जहाँ पर हम कुछ वेब पेजेस को स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो वेबसाइट इज नथिंग, वेबसाइट इज अ, वेबसाइट कुछ HTML या एक HTML पेज है किसी सर्वर पर होस्ट किया हुआ था, उसे होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग, जब आप किसी सर्वर पे कुछ पेजेस को जाके स्टोर करते हैं उसे, उस एक्शन को, उस एक्टिविटी को होस्टिंग कहते हैं, होस्टिंग करना, ठीक है। और एक बार जब आपने किसी वेबसाइट को किसी सर्वर पे होस्ट कर दिया तो उस सर्वर का IP एड्रेस भी होगा। उस IP एड्रेस को के लिए हम एक डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं, डोमेन नेम। तो जब भी एक वेबसाइट होगा तो उसका कुछ डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम होगा, जैसे google.com, fb.com, है ना, yahoo.com, ऐसे बहुत सारे .com है, डोमेन नेम है। दूसरा, डोमेन नेम के अलावा उसके पास एक होस्टिंग होगी, यानी कि एक सर्वर होगा, है ना। उस सर्वर का एक IP एड्रेस होगा जो इस डोमेन नेम से कनेक्टेड होगा। कौन इसको कनेक्ट करेगा? DNS, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अब आप इतना जब हो जाएगा तब दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर्स इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब ये सर्वर इस वेब पेज को रिप्लाई में देगा और हमें वो पेज दिखेगा। इसे ही वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए जो www में या वेबसाइट या इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है, वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? एक तरीके का वेबसाइट होता है। सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो ये फैसिलिटी देता है कि इंटरनेट पे जितने सारे वेबसाइट्स हैं उस पर कौन सी वेबसाइट पे क्या कंटेंट है या किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है, उसको ये सर्च करके हमारे सामने रिजल्ट्स के फॉर्म में पेजेस ला देता है। कि हाँ, अगर आपने कुछ सर्च किया सॉन्ग, तो सॉन्ग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सॉन्ग्स किस किस वेबसाइट पर आपको मिल सकते हैं और किस वेबसाइट पे बहुत अच्छे मिल सकते हैं, वो ये सर्च करके पूरे वेबसाइट, पूरे इंटरनेट को सर्च करके और हमें उसका रिजल्ट दिखाता है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उस वेबसाइट पर जा सकते हैं और सॉन्ग को देख सकते हैं, सॉन्ग के बारे में डेटा रीड कर सकते हैं, कुछ भी हम जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कर सकते हैं। तो सर्च इंजन एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, एक वेबसाइट, सॉफ्टवेयर तो है ही ऑफ कोर्स, एक वेबसाइट है जो इंटरनेट पर, पूरे इंटरनेट पर किसी टॉपिक से रिलेटेड रिजल्ट्स को सर्च करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। इसके सर्च इंजन के एग्जांपल हैं गूगल, ठीक है, याहू, बिंग, ठीक है, डक डक गो, ये भी एक सर्च इंजन है। तो ये कुछ प्रचलित सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। सर्च इंजन के अलावा एक और टॉपिक है वेबसाइट से रिलेटेड, वो है वेब ब्राउज़र। HTML पेजेस को जो जो रन करे उसे वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। वेब ब्राउज़र्स क्या करते हैं? वेब पेजेस को डिस्प्ले करवाते हैं, वेब ब्राउज़र, ठीक है।
तो वेब ब्राउजर्स में दो तरीके के कोड, तीन कोड्स एक्चुअली में एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूट होने का मतलब रन होते हैं, जैसे HTML और CSS। इन दोनों को हम देख चुके हैं। ये स्टाइलिंग करता है, ये उसका स्ट्रक्चर बनाता है वेब पेज का। और एक और है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसमें एक एक्शन लाता है, यानी कि जो हमारा वेब पेज है उसमें एक्टिविटी करवाता है, उसको डायनेमिक बनाता है, उसमें इवेंट्स फायर करवाता है, बहुत सारे पॉपअप करवाता है, बहुत सारी चीज़ें ये जावास्क्रिप्ट करवा सकता है। तो इन तीनों को एग्जीक्यूट कौन करवाता है, वेब ब्राउज़र। ठीक है ना। तो हम जितने भी वेब पेजेस तभी देख पाते हैं जब हम किसी वेब ब्राउज़र में हो, है ना। और वेब ब्राउज़र के एग्जांपल हैं गूगल क्रोम। कई बार कंपनी पूछ लिया जाता है, जैसे आपको बोला गया कि क्रोम कौन सी कंपनी का ब्राउज़र है ना, तो ये गूगल ने बनाया है। मोजिला का भी एक ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है। उसके बाद और भी हैं, जैसे वेब ब्राउज़र्स के नाम तो बहुत हैं, उसमें एक है ओपेरा। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये पहले बहुत चलता था, अब इसका एक इन्हेंस्ड रूप माइक्रोसॉफ्ट ने लाया है, उसका नाम है एज, EDJZE, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके अलावा विवाल्डी नाम का भी एक ब्राउज़र है, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसमें से एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ऐसे। विवाल्डी के बाद ब्रेव नाम का भी एक वेब ब्राउज़र है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, एपिक नाम का एक वेब ब्राउज़र है, एपिक। UC ब्राउज़र भी एक ब्राउज़र है। ठीक है। तो ये सब तमाम वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका प्रयोग हम किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने में कर सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक कि आज के वीडियो के लिए बहुत सारे कंटेंट हो गए हैं, और ये कंप्यूटर नेटवर्क और वेबसाइट्स, वेब सर्वर्स के कॉन्सेप्ट पूरी तरह मैंने आप इसको समझा दिए हैं। पूरी तरह तो नहीं कहेंगे, एकदम डीप में तो नहीं जा सकता मैं, अभी समय की कमी है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में बहुत डीप जानना हो, तो आप किसी तरीके का कोई टॉपिक अगर आपको बहुत डीपली समझना हो, तो आप मुझे कमेंट में करें, मैं कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उस पर और भी गहरा और भी डीप वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ एक्सेल और वर्ड की बात करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम हैंडल कर पाएँ। ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। थैंक यू।